हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ स्टेप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हो टू क्रैक दैट एग्ज़ाम। पर फर्स्टली आई वांट टू से दैट कि ये स्ट्रैटेजीज़ जो होंगी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तभी वर्क करेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे। आफ्टर द हार्ड वर्क दिस स्ट्रैटेजीज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको बताऊंगी, आप इसके थ्रू किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फर्दर आप नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिलेबस। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस होता है, आपको सबसे पहले उस सिलेबस से फ़ैमिलियर होना पड़ेगा। सिलेबस जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट का काम करता है और आपको बताता है कि किस यूनिट में कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा सब टॉपिक आएगा। तो कम से कम नहीं तो आप 1 से 2 बार अपने सिलेबस को गो थ्रू करें और अपने स्टडी टेबल पर भी एक सिलेबस की कॉपी रखें, ताकि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक बार सिलेबस को ज़रूर देखें। क्योंकि सिलेबस जो होता है एक ब्लूप्रिंट का काम करता है और आपको बेस को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि जब भी आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आपको कुछ भी कहीं से पता चल रहा है तो आप अपने टॉपिक के साथ कोरिलेट कर सकें। और ये तभी कर पाएंगे आप जब आपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, सिलेबस से आप अच्छी तरीके से फ़ैमिलियर होंगे। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा, कितनी यूनिट्स हैं, कितने कहाँ पे टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, और अपनी पढ़ाई को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखना है। हमको कभी भी पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक के ऊपर, तो जितना सिलेबस में दिया हुआ है हमको उसी हिसाब से पढ़ना है। और ये तभी हो पाएगा जब आप सिलेबस को अच्छी तरीके से गो थ्रू करेंगे, 1 से 2 बार आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तभी आप आगे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे। सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा। आफ्टर द सिलेबस द नेक्स्ट थिंग कम इज़ नोट्स। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से पढ़ाई कर रहे हो, आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नोट्स बनाएं। आपको इंस्टीट्यूट से भी नोट्स मिलते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उसके भी नोट्स मिलते होंगे, आपको बुक्स होंगी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स आपकी रिवीजन में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले भी आपके नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब नोट्स बनाने कैसे हैं? नोट्स हमेशा ब्रीफ होने चाहिए, उसमें फ्लो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, ताकि जो थोड़े से अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि माइंड में जो होती है वो पिक्चर बहुत जल्दी स्टोर होती है और लॉन्ग टाइम के लिए होती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। ठीक है, जो लिखा होता है वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू पिक्चर्स। तो आपके नोट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए, और अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने हैं। अब ऐसा होता है कि कई बार हमको पूरे पेजेस या पूरे नोट्स ही इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं, हमको नहीं पता होता कि हमको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको नोट्स बनाना है उस पर अगली वीडियो ज़रूर बताऊंगी कि नोट्स कैसे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है नोट्स में कि आपको नोट्स को जो है ब्रीफ रखना है। एज इट इज़ कॉपी नहीं कर देना। अगर आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो तो आपको एज इट इज़ उसको कॉपी नहीं कर देना है अपने नोट्स में। आपको नोट्स को ब्रीफ रखना है, काफ़ी सारे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इतना करना है कि अपनी हैंडराइटिंग अपने आप को समझ में आ जाए। इस टाइप से नोट्स बनाना है। इफ़ तब भी दिक्कत होती है नोट्स कैसे बनाया जाए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो कि
कि नोट्स कैसे बनाया जाए, ठीक है। कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नोट्स किस तरीके से होने चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले हम जब रिवाइज़ करें तो हमको सारी यूनिट्स अच्छे तरीके से 1 से 2 बार रिवाइज़ हो पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। यस, जब आप कोई भी चीज़ जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपके लिए हेल्पफुल तभी होगा जब आप रिवाइज़ कर रहे हो। आज आपने कोई टॉपिक उठाया, आज आपने उसको उतनी एफ़र्ट्स के साथ पढ़ाई की, लेकिन आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया तो कुछ मंथ बाद, कुछ वीक बाद आप उसको भूल जाओगे और आपको जब आप वापस पढ़ोगे तो आपको उतने ही एफ़र्ट से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है आपकी स्टडीज़ से लेकर के रिवीजन कैसे किया जाए। तो जब आप पूरा दिन जब आप जो भी पढ़ रहे होते हैं तो रात को एक बार आप उसको रिवाइज़ करें अच्छे तरीके से जो आपने पूरे दिन भर में पढ़ा है। जब आप सो रहे हैं तो आँखें बंद करके एक बार रिटेन करने की कोशिश करें जो भी आज आपने पढ़ा है, आपको कितना याद हुआ है। और उसके बाद अगर आप कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं तो मॉर्निंग में उठ के अगेन अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले उसको वापस से रिवाइज़ करें। यहाँ पे रिवीजन साइकिल ख़त्म नहीं होती है। आप फिर वीक के एंड में आप रिवाइज़ करें, मंथ के एंड में रिवाइज़ करें ताकि वो जो आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो पाए। क्योंकि विदाउट रिवीजन आप एग्ज़ाम में जाके सब कुछ भूल जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा और वो थोड़ा बहुत फैमिलियर टॉपिक लगेगा लेकिन आपने जबकि उसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। पर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था। ओके, सो पहला चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी सिलेबस। हमको सिलेबस से अच्छे तरीके से गो थ्रू होना है कि क्या लिखा हुआ है सिलेबस में किस तरीके का टॉपिक है, कौन सी यूनिट में किस टॉपिक पे बात की गई है। दूसरी चीज़ नोट्स अच्छे तरीके से बनाना है और नोट्स नहीं बनाने आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगी नोट्स कैसे बनाने होते हैं। थर्ड चीज़ होती है रिवीजन। हमको रिवीजन करते रहना है अनटिल एंड अनलेस हम एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। एग्ज़ाम से पहले भी, देने से पहले तक हमको रिवीजन अच्छे तरीके से करना है क्योंकि रिवीजन के ही बेसिस पे हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो चीज़ है वो है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स टू स्टडी, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स टू स्टडी हम कह सकते हैं कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर आपके पास 10 यूनिट्स हैं तो 10 की 10 यूनिट्स को ही स्टार्ट कर देना है एक दिन में और रोज़ उनको लेके चलना है, नहीं। हमको 2 सब्जेक्ट्स उठाना है बेसिकली और उन पे प्रॉपर टाइम को डिवाइड कर लेना है। इतना वेरिएशन 10 सब्जेक्ट्स को उठाने का नहीं करना है क्योंकि इतना तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा चीज़ों को लेके, ठीक है। तो 2 ही सब्जेक्ट्स को उठाना है और प्रॉपर टाइम उन पे डिवाइड करना है। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं तो 3-3 घंटे एक-एक प्रॉपर सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं और 1 से आधा घंटा आपको रिवीजन को देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं और रिवीजन को प्रॉपरली करते रहना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे और वापस से आपको उतना एफर्ट देना पड़ेगा उस चीज़ को वापस से पढ़ने के लिए। और अगर आप 10-10 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो रिवीजन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको 2 ही बेसिकली सब्जेक्ट्स लेने हैं और प्रॉपरली टाइम डिवाइड करना है उन दोनों सब्जेक्ट्स में और उसके बाद उसके बाद आपको आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। वो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर आप दूसरे 2 सब्जेक्ट्स उठाएं, फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स उठाएं। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और ऐसा भी कर सकते हैं एक सब्जेक्ट आप बोरिंग टाइप का जो आपको नहीं पसंद है वैसा ले सकते हैं और एक जो इंटरेस्टिंग हो, ताकि आप अगर बोरिंग सब्जेक्ट से बोर हो गए तो अपनी पढ़ाई स्विच करने के अलावा आप उस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला तो आपने सिलेबस हो गया, दूसरा नोट्स हो गया, रिवीजन करना हो गया और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स टू स्टडी। उसके बाद हमको देखना है टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम कि कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, नहीं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम में याद रखनी है कंसिस्टेंसी। आज अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल भी आपको 5 घंटे पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए क्योंकि ब्रेन ब्रेक ले लेके ही चीज़ों को स्टोर कर पाता है। कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहेंगे तो कुछ देर के बाद आप उन चीज़ों को भूलने लग जाएंगे। तो आपको टाइम ऐसे देना है कि आप कंसिस्टेंटली उस टाइम पे पढ़ाई कर पा रहे हो, ठीक है। 10 घंटे आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे, 1 वीक तक पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद आप नहीं पढ़ पाओगे।
ठीक है। और नींद भी बहुत ज़रूरी होती है, तो इस हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करके चलना है कि आप टाइम तो दे रहे हो प्रॉपरली, पर उस टाइम को कंसिस्टेंस रख रहे हो और डेली उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, मीन्स, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे होगी? अब सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस को आपको देखना है। वो आपको बताएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितने डीप में पढ़ना है। किसी सब्जेक्ट पे हमको पीएचडी तो नहीं करनी है बेसिकली, हमको वो जो सिलेबस होगा वो हमको एक ब्लूप्रिंट देगा जिसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि इस टॉपिक को पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है स्मार्ट स्टडी का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको देखें। आप 5 साल 6 साल का जब आप ट्रेंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ओरिजिन ऑफ रिवर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 5 साल से, जैसे ओरिजिन ऑफ बेतवा, ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, ओरिजिन ऑफ सोन रिवर, तो आप ऐसा ज्यूम कर सकते हो कि अभी भी उस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप उसको और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये ट्रेंड को अगर आप पहचान रहे हो 5 ईयर्स के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख के, बेसिकली 5 ईयर्स के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख करके, तो आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आपको पेपर का ट्रेंड पता चल जाएगा और उस हिसाब से आप अपने स्टडीज़ को और बूस्ट अप कर सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी कैसे होगी? सिलेबस से गो थ्रू होना है अच्छे तरीके से, और सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, 5 ईयर के ट्रेंड्स को कि क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर किसी टॉपिक से पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है उस टॉपिक में, ओके, ये भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे मॉक टेस्ट। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपकी प्रिपरेशन तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे। आप जब तक एमसीक्यूज़ नहीं लगाओगे, दिन में 100 जिस भी टॉपिक में आपने पढ़ाई की है उस पर आप मॉक टेस्ट लगाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो। इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन होगा, जनरेट होगा कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो डीमोटिवेट होने की बजाय आप उस पर और हार्ड वर्क कर सकते हो, है ना। तो मॉक टेस्ट हमको हेल्पफुल होगा ये देखने में कि हमको अपनी प्रिपरेशन को किस वे में लेके जाना है। हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो हमको और अच्छी करना है। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो किस चीज़ में कमी है, हम उसको और रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को आज आपने पढ़ाई की, तो उसके बाद आपको रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट का भी यूज़ करना है, मॉक टेस्ट लगाना है आपको बेसिकली, है ना। और स्कोर देखना है, अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो और अच्छी पढ़ाई करनी है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो डिमोटिवेट होने के बजाय उस पर और काम करने की ज़रूरत है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डू नॉट यूज़ डिफरेंट सोर्सेज। कई लोग होते हैं कि बुक से भी पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपकी स्टडीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, आपको कोई भी रिज़ल्ट फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। आपको 1 से 2 ही सोर्सेज को चूज़ करना है पढ़ने के लिए। ज़्यादा सोर्सेज से आप कंफ्यूज होगे, आप डीमोटिवेट होगे, क्योंकि हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके चीज़ें मिल जाएंगी, और या तो थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ मिल जाएंगी। इसलिए आपको हमेशा 1 या 2 सोर्सेज बेसिकली आपको लेके चलना है अपनी पढ़ाई के साथ। ज़्यादा सोर्सेज का आप यूज़ करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और आपकी स्टडीज़ कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि आप एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग जगहों से पढ़ोगे। तो अगर आपका सिलेबस बहुत बड़ा है तो आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और लास्टली हार्ड वर्क। अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजीज़ लगा रहे हो और हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आपकी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज़ तब काम आएंगी जब आप अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करोगे, और ये जेन्युइन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एक एग्ज़ाम को, कॉमन एग्ज़ाम को, हर एक एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे अपने सिलेबस के साथ फैमिलियर होना, नोट्स प्रॉपरली बनाना, रिवीजन करना, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स चूज़ करना, टाइम को कंसिस्टेंट रखना, स्मार्ट स्टडी करना, मॉक टेस्ट लगाना, और डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, और लास्टली हार्ड वर्क करना। जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो तभी ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ओके। सो ये अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना,
और कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी, और नोट्स के ऊपर भी अगर आपको नोट्स जानने हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाए, अगर सारे पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, पूरा का पूरा पेज इम्पॉर्टेंट लगता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको बताऊंगी नोट्स कैसे बनाया जाता है अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर टू माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।